अध्याय 6 शाही परिवार 5। बॉल के लिए आयोजित हॉल चमकदार रोशनी से भरा हुआ था। मैं एक शालीन मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। लेना मेरे साथ थी। वह मेरा हाथ थामे हुए थी और चारों ओर विनम्रता से मुस्कुरा रही थी, लेकिन समय समय पर वह मुझे आंख के किनारे से देख लेती और होठों पर खुश मुस्कान लाती। जब हम अंदर प्रविष्ट हुए, हॉल में मौजूद सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। ये सिर्फ मेरे जन्मदिन के कारण औपचारिकता थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। अपने पिता के स्थान तक पहुंचने के बाद मैंने हल्का झुककर प्रणाम किया और लेना ने अपनी ड्रेस का किनारा पकड़कर शिष्टता से झुककर अभिवादन किया। महाराज, पिताजी, हमने दोनों ने औपचारिकता से कहा। मेरे पिता ने संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेना। तुम भी, बेटे। लेना खुशी से मुस्कुराई, लेकिन मैंने सिर्फ सिर हिलाया। मुझे पता था कि पिता की बातें सिर्फ एक औपचारिकता हैं। सच्चाई यह है कि पिता शायद मुझसे सबसे अधिक घृणा करते हैं। वह मुझे अपनी प्रिय को मारने वाला मानते होंगे। शायद यही कारण है कि उन्होंने कभी भी मेरे और दीना के साथ महल में हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ कुछ नहीं किया। उसके बाद मुझे उन सभी मेहमानों का स्वागत करना पड़ा जो बॉल में आए थे। ये बेहद थकाऊ था और उन चीज़ों में से एक था जो मुझे एक कुलीन होने के नाते सबसे अधिक नापसंद है। लेकिन फिर भी मैंने सुरुचिपूर्ण मुस्कान और ताजगी भरे चेहरे के साथ इसे पूरा किया। इस हॉल के अधिकांश कुलीन लोग बेहद घटिया हैं। वे यहाँ सिर्फ पिताजी से लाभ पाने के लिए आए हैं और उनमें से किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। आखिरकार यह एक खुला रहस्य है कि मेरे पास सिंहासन पाने का कोई मौका नहीं। इसके बाद बॉल शुरू होने का समय था। बॉल के मुख्य पात्र के रूप में पहली नृत्य की जिम्मेदारी मेरी थी। सामान्यतः ये नृत्य माँ या मंगेतर के साथ होता है, लेकिन मेरी माँ नहीं रही और मेरी मंगेतर के साथ संबंध कुछ खराब हैं। फिर भी लेना ने इस बार मेरे साथ पहला नृत्य करने का आग्रह किया और मैंने सहमति दी। मेहमानों की गर्म निगाहों और महारानी की नापसंद निगाहों के बीच हमने नृत्य शुरू किया। लेना और मैं नृत्य में काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। लेना पूरे समय मुस्कुराती रही और मैं भी उसके साथ ताल में चलते हुए मुस्कुराता रहा, और जब भी वह ताल से चूकती मैं उसे संभाल लेता। नृत्य समाप्त होने के बाद लेना ने अनिच्छा से मेरे हाथ छोड़े और अगली साथी के लिए स्थान दिया। इसके बाद मैंने दीना और कुछ महत्वपूर्ण अतिथियों के साथ नृत्य किया। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि वह अस्वस्थ हैं, इसलिए मेरे साथ नृत्य नहीं कर सकती, लेकिन हमारा खराब संबंध किसी से छिपा नहीं था, इसलिए किसी ने हैरानी नहीं जताई। लेकिन जो बात सभी को अजीब लगी वह ये थी कि मेरी मंगेतर बॉल में आई ही नहीं। मैंने पीछे से लोगों की धीमी आवाज़ें सुनी। वे कारणों का अनुमान लगाते हुए मुझे देखते और फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसी समय मेरे पिता उठे और शराब का प्याला उठाकर बोले, मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द हैं। उनकी दृढ़ आवाज़ के साथ पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने मेरी ओर देखा। आज हम अपने चौथे पुत्र के 18वें जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। मैं इस अवसर पर कुछ घोषणाएं करना चाहता हूँ। पहली, आज से प्रथम राजकुमार एल्म क्विंटन को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। क्षण भर में पूरा हॉल मौन हो गया। दीदी दीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मैंने भौहें सिकोड़ लीं। पिता के शब्दों का अर्थ गहरा था, इसलिए नहीं कि उन्होंने सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी चुना, ये तो सभी को पहले से ही पता था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने ये घोषणा मेरे जन्मदिन पर की। मुझे उनके अगले शब्दों का बुरा पूर्वाभास हो रहा था, और जैसा मैंने सोचा था, अगली बात मेरे लिए बुरी थी। दूसरी बात, क्लाउस अगले सप्ताह से साम्राज्यिक संस्थान में अध्ययन शुरू करेगा। अब जब वह 18 का हो गया है, उसे कुलीनों के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम लेने होंगे और अपनी उम्र के युवाओं के साथ मेलजोल बढ़ाना होगा। अंत में 5 वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर उसे बोरियार्ड क्षेत्र भेजा जाएगा, जहां वह गवर्नर के रूप में नियुक्त होगा। पिता के बोलते ही हॉल में हलचल फैल गई। दीना और लेना के चेहरे एकदम पीले पड़ गए। हालांकि गवर्नर का पद सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बोरियार्ड क्षेत्र साम्राज्य के दक्षिण में एक गरीब और अभिशप्त इलाका है। जानवरों, बर्बर लोगों और राक्षसों से भरा हुआ। वहां कुछ ही मनुष्य रहते हैं और उस क्षेत्र में भेजे गए अधिकारी कुछ वर्षों में मर जाते हैं। किसी राजकुमार को वहां भेजना निर्वासन के समान है, और वह भी मेरे जन्मदिन पर इसकी घोषणा। हाँ, यह अपमान था। मुझे हमेशा से पता था कि पिता, या कहें सम्राट, मुझसे घृणा करते हैं, लेकिन इतना कि सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित करें, यह नहीं सोचा था। इसके अलावा उन्होंने कभी खुलकर मेरे खिलाफ कदम नहीं उठाया। मुझे सिर्फ अपनी 708 जन्मों के अनुभव के आधार पर पता था कि वह मुझसे नफरत करते हैं। क्या इस निर्वासन के पीछे कोई छिपा कारण है? मैंने सोचा, लेकिन कारण कुछ भी हो, सच्चाई यह है कि उन्होंने मुझे अपमानित किया और निर्वासित किया। कितना मजाक है। मैंने अपने आसपास लोगों की हंसी और फुसफुसाहटें सुनी। ब्रान मेरे तरफ प्रसन्न चेहरे से देख रहा था और महारानी लिलिया हल्की मुस्कान के साथ मुझे घूर रही थी। स्पष्ट था कि वे पहले से इस घोषणा से अवगत थे। फिर भी जब सभी मेरी बदकिस्मती पर खुश थे और पिता मुझे अनजान अभिव्यक्ति से देख रहे थे, मैं पूरी तरह शांत रहा।
मैंने पिता की ओर सीधा देखा। कोई भी हंसी, कोई भी विषैली नज़र मेरे मन को नहीं छू सकी। अंत में मैं बस झुककर बोला, मैं समझ गया, और हॉल से बाहर चला गया। मैं, क्लाउस क्विंटन, एक पुनर्जन्मित व्यक्ति हूँ और यह मेरा 708वां जीवन है। और इन 708 जन्मों ने मुझे एक बात सिखाई है। बदला तब सबसे मीठा होता है जब वह ठंडा परोसा जाए। अध्याय 7, डेज़ी की रात 1। मैं लोगों की व्यंग्यपूर्ण निगाहों के बीच हॉल से बाहर निकला। मुझे पीछे से अपनी बहनों की चीखें सुनाई दी जो पिता से बहस कर रही थीं, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था, वह अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। सच कहूं तो मैं क्रोधित था। हाँ, मैं अनगिनत जन्मों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भावनाएं नहीं रखता। मैं बस उन्हें नियंत्रित करना जानता हूं। लेकिन इस समय मैं अत्यंत क्रोधित था। महल के गलियारों से होते हुए चलते समय मैं हंसा। हाँ, विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में कोई अब भी मेरी इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत रखता है। कितनी मज़ेदार बात है। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो मेरी बहनें दौड़ती हुई आ रही थीं। क्लाउस, रुको! दीना चिल्लाई। मैं रुक गया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्यों चिल्ला रही हो? मैं मर तो नहीं रहा, है ना? दीना और लेना मुझे चुपचाप देखती रहीं। शायद मेरे चेहरे पर क्रोध, दुख या निराशा खोज रही थी, पर वहाँ कुछ नहीं था। भाई, क्या आप सच में ठीक हैं? लेना ने चिंता से पूछा। मैंने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। मैं ठीक हूँ, छोटी लेना। ये सब मेरे लिए कुछ नहीं। लेना ने राहत की सांस ली, पर तुरंत ही गंभीर हो गई। चिंता मत करो भाई, मैं कल पिता और माँ से बात करूंगी। मैं उनसे फैसला बदलने की विनती करूंगी। मैंने सिर हिलाया। बेकार है, तुम जानती हो पिता नहीं मानेंगे। लेकिन शायद अगर आप उनसे। बस, मैंने कठोर स्वर में कहा। मैं उनसे विनती नहीं करूंगा। इसे दोबारा मत कहना। लेना उदासी से चुप हो गई। पिता बहुत क्रूर हैं, दीना ने गुस्से से कहा। वे ये सब आपके जन्मदिन पर कैसे कर सकते हैं? क्या वह भूल गए हैं कि आप भी उनके बेटे हैं? मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम क्या करोगे क्लाउस? क्या तुम सच में वहां जाओगे? वह जगह तो नरक है, दीना ने कहा। मैंने कंधे उचकाए। चिंता मत करो, 5 साल बाकी हैं, तब तक बहुत कुछ बदल सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? उसने गंभीरता से पूछा। कौन जाने, मैंने फिर मुस्कुराया। मैं हमेशा समाधान ढूंढ लेता हूँ। दीना को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरा शांत चेहरा देखकर वह भी शांत हो गई। तुम जो भी करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे पता है। मैंने उसका सिर सहलाया। वह लाल हो गई, लेकिन फिर भी मुझे करने दिया। थोड़ी देर बाद लेना भी पप्पी आइस के साथ सिर सहलाने की मांग करने लगी और मैं मुस्कुराकर मान गया। बहनों को मनाने के बाद मैंने कहा कि मुझे थोड़ा अकेला रहना है। बहुत जोर देने पर वे चली गईं। मैंने अपनी राह जारी रखी। क्या मुझे दानव राजा बनकर साम्राज्य का विनाश कर देना चाहिए, या सिंहासन पर कब्जा कर लूं? दोनों ही विकल्प थका देने वाले लगते हैं। मेरी मूल दुनिया के जापानी नायक तो निर्वासन के बाद आराम की जिंदगी जीते थे, लेकिन मैं उस तरह का जीवन नहीं चाहता। कभी कभी तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने कमरे तक पहुंचने तक मैं विचारों में खोया रहा। डेज़ी अभी भी बॉल में काम कर रही थी, इसलिए वह मेरे कपड़े नहीं उतार सकी। मैंने खुद कपड़े उतारे और कोने में फेंक दिए। बिस्तर पर लेटकर फिर से सोचना शुरू किया। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या आप सो गए हैं महाराज? डेज़ी, अंदर आओ, मैं जाग रहा हूँ। जी, उसने धीरे से जवाब दिया और दरवाज़ा खोला। डेज़ी अभी भी वही नीली ड्रेस पहने थी। पसीने से थोड़ी गीली होने के बावजूद उसकी सुंदरता कम नहीं हुई थी, बल्कि उसमें और आकर्षण आ गया था। उसकी खुली गले वाली ड्रेस थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, शायद दौड़कर आने के कारण। उसे देखकर मेरे दिल में हल्की गर्माहट उठी। वह अंदर आए और चिंतित निगाहों से मुझे देखती रही। महाराज, मैं उसके चेहरे की चिंता देखकर मुस्कुरा दिया। क्या तुम भी मेरी चिंता कर रही हो? डेज़ी ने सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज इतने कठोर हो सकते हैं। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपको ऐसी जगह भेज दिया। मूर्ख लड़की, मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। गलत हो या सही, वह मुझसे अधिक ताकतवर हैं। वह जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन महाराज, शांत हो जाओ, रोने से तुम्हारा सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा। डेज़ी ने सिर झुकाया और मेरे सीने पर सिर रख दिया। मुझे समझ नहीं आता कि आपको महल में इतना कष्ट क्यों मिलता है। क्या आप भी एक राजकुमार नहीं हैं? फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? उसने धीरे से कहा। हम कुछ मिनट तक उसी तरह रहे। फिर डेज़ी ने ऊपर देखा, उसकी काली आंखें मेरी आंखों से मिलीं। महाराज, मैं जहां भी जाएंगे आपके साथ जाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा। मैंने उसके गाल को सहलाया और उसके होंठों को हल्के से चूमा। हाँ, मुझे पता है। डेज़ी का चेहरा लाल हो गया। वह मुझे आधे खोए भाव से देखती रही और फिर बोली, महाराज, मैं आज रात करना चाहती हूँ। मैंने उसे फिर से चूमा और उसे बाहों में भर लिया।
अध्याय 8 डेज़ी की रात। आपकी महिमा, मैं आज रात ये करना चाहती हूँ। डेज़ी ने मदहोश सी अभिव्यक्ति के साथ कहा। मैंने उसके होठों को हल्के से चूमा। मेरे हाथ उसके शरीर पर घूमने लगे, कपड़ों के ऊपर से उसकी गर्म त्वचा को महसूस करते हुए। मैंने उसे कसकर गले लगाया और उसका शरीर अपने शरीर से सटा लिया। हाँ, डेज़ी ने सपनों जैसी सांस ली और मेरी बाहों में अपना शरीर मरोड़ा। मैं उसके होठों पर दबाव डालते हुए चुंबन जारी रखता रहा। फिर मैंने अपनी जीभ बढ़ाई और धीरे धीरे उसके मुंह में डाल दी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डेज़ी ने हैरानी दिखाई, पर अगले ही पल उसका चेहरा नरम पड़ गया। फिर उसने उत्साह से अपनी जीभ चलाई और मेरी जीभ से लपेट दी। कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमारे शरीरों के गर्म संपर्क के कारण हमारी त्वचा पर पसीना उभरने लगा, पर न तो डेज़ी रुकी और न मैं। 1 मिनट तक चूमने के बाद डेज़ी सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगी। वह अपना मुंह हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसका लार चूस लिया। डेज़ी का चेहरा लाल पड़ गया और वह और जोर से हिलने लगी, लेकिन चुंबन से मिलने वाला सुख इतना गहरा था कि उसका शरीर ढीला पड़ गया। मैं उसके होंठों को चूसता रहा, अपनी जीभ उसके मुंह में धीरे से चलाता रहा। हमारी लार आपस में मिल गई और उसकी सांसें सीधी मेरे मुंह में आने लगीं। जब आखिर लगा कि वह बेहोश होने वाली है, तब मैंने चुंबन रोका। हॉन्फ हॉन्फ, मुंह अलग होते ही डेज़ी तेजी से हाँफने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा पूरी तरह लाल था। आपकी महिमा, उसने मुझे मोहक नज़र से देखा और फिर शर्माते हुए सिर झुका लिया। वह भाव देखकर मेरा खून उबलने लगा। इच्छा रोक न पाने पर मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। क्या? डेज़ी ने आश्चर्य से चिल्लाया, पर मैंने तुरंत फिर से उसके होंठों को चूम लिया। मेरे होंठ फिर से महसूस करते ही उसकी आंखें फैल गईं। कुछ क्षण बाद उसने आंखें बंद कर लीं और मुझे कमर से पकड़ लिया। मेरे हाथ उसके शरीर पर घूमने लगे, छाती से, फिर कमर से और फिर उसके नितंबों तक। कपड़ों के बावजूद मैं उसकी छाती और नितंबों की कोमलता महसूस कर सकता था। मेरे हाथों के चलने से उसका नितंब हर पल अपना आकार बदल रहा था। डेज़ी धीरे से कराह उठी और मेरे नीचे मरोड़ी लेने लगी। मैं समझ गया कि वह भीग चुकी है, इसलिए मैंने हाथ उसके सबसे संवेदनशील स्थान की ओर बढ़ाया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे वहां मेरा हाथ महसूस होते ही झटका लगा, पर उसका शरीर मेरे नीचे दबा था, इसलिए वह हिल नहीं सकी। मैंने मुस्कुराकर धीरे धीरे हाथ चलाया। आपकी महिमा, नहीं। मैंने मुस्कुराकर उसका सीना भी सहलाया। फिर मैंने उसे कसकर दबाया और उसके निपल्स को उंगलियों से पकड़ लिया। डेज़ी की आंखें सुख से फट गईं और उसका दिमाग एक क्षण के लिए खाली हो गया। वह बस मुंह खोल बंद करती रह गई। मैं उसके भाव देखकर चौंक गया, पर जैसे ही मैंने नीचे बहते तरल को महसूस किया, समझ गया कि वह चरम पर पहुंच चुकी है। कितना आश्चर्य, डेज़ी इतनी जल्दी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। लेकिन इससे मेरा सैडिस्टिक पक्ष जाग उठा। मैंने मुस्कुराते हुए उसके कान में फुसफुसाया, तो मेरी छोटी डेज़ी तो बड़ी शरारती निकली। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी संवेदनशील हो। शायद तुम अकेले में खुद को छूती हो। डेज़ी के कान लाल हो गए। वह नज़रें चुराने लगी, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वह बस मुझे देखते हुए अपनी शर्म छिपाने की कोशिश कर सकी। आपकी महिमा, उसने आंसू भरी आंखों से धीमे से पुकारा। मैं फिर मुस्कुराया और उसकी पलकों को चूमा। फिर उसके गालों से होता हुआ उसकी गर्दन और कंधे पर चुंबन देने लगा। डेज़ी अपने शरीर को मोड़ती रही और कराहें दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे हाथ बिना रुके उसे सहलाते रहे। मैंने उसकी टांगें सहलाईं और फिर हथेली उसके पेट पर रखकर गोल गोल घुमाने लगा। क्या तुम अक्सर खुद को छूती हो, डेज़ी? मैंने फिर पूछा। मेरी आवाज़ उसकी कमज़ोरी बन गई। मेरी सांसें त्वचा पर महसूस होते ही वह कराह उठी। कभी कभी जब मैं आपकी महिमा के बारे में सोचती हूँ। मैं ये सुनकर प्रसन्न हो गया। समझ गया, मेरी छोटी डेज़ी सचमुच एक शरारती लड़की है। डेज़ी ने शर्म से आंखें बंद कर लीं। आपकी महिमा, प्लीज़। मैं हंसा और उसके होंठों को फिर चूम लिया। हमारी जीभें फिर लड़ने लगीं और लार मिल गई, जब तक कि डेज़ी फिर से सांस नहीं ले पाए। मैंने गहरी सांस ली और उसके शरीर से आती मीठी महक को महसूस किया। मेरी वासना अब बस फटने को थी। मैं उसे पहली बार का अच्छा अनुभव देना चाहता था, इसलिए खुद को रोक रहा था। लेकिन अब और सहना मुश्किल था। मैंने धीरे धीरे डेज़ी के कपड़े उतारने शुरू किए। उसका सुंदर नीला गाउन पसीने से भीग चुका था, पर मुझे परवाह नहीं थी। अपने पिछले जन्मों के अनुभव के कारण मैं कपड़े उतारने में देर नहीं लगाता। कपड़े उतरते ही डेज़ी चौंक गई, फिर जल्दी से मेरे भी कपड़े उतारने लगी। कुछ ही सेकंडों में हम दोनों पूरी तरह नग्न थे। मैंने कपड़े फेंक दिए और डेज़ी के शरीर को ध्यान से देखा। उसकी गोरी, पसीने से चमकती त्वचा, छोटा शरीर और उसके अनुपातहीन रूप से भरे हुए स्तन और नितंब। मेरा अंग पहले से ही खड़ा था, लेकिन उसके सुंदर शरीर को देखकर और भी कठोर हो गया। डेज़ी ने उसे देखते ही हल्की घबराहट और उत्सुकता के मिश्रण से कहा,
इतना बड़ा। मैं मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी ओर झुका। उसका शरीर सिकुड़ गया, पर वह मेरे हाथों से बच नहीं सकी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके होंठों को चूम लिया। मैंने उसके सबसे संवेदनशील स्थानों को सहलाना शुरू किया। डेज़ी कराहने लगी और कांपने लगी। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? डेज़ी ने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ, आपकी महिमा ही वह है जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। भले ही मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, पर आपकी सेविका और प्रेमिका बनकर खुश रहूंगी। मैं मुस्कुराया, उसे चूमा और अपने अंक को उसकी नमी भरी गुफा के सामने लाया। अध्याय 9। डेज़ी की रात। डेज़ी मेरे अंक को घूरते हुए घबराई हुई लग रही थी। उसने सुना था कि पहली बार दर्द होता है, इसलिए साहस दिखाने के बावजूद उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। मैंने धीरे धीरे अपने मित्र को उसकी नम गुफा की ओर बढ़ाया। तुरंत अंदर जाने के बजाय मैं उसे ऊपर नीचे उसकी देहरी पर रगड़ने लगा, ताकि उसके दिमाग तक सुख की हल्की हल्की तरंगें पहुंचती रहें। कुछ ही क्षणों में डेज़ी फिर से कराहने लगी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए उसके होंठों को चूमने लगा और हमारी जीभें एक दूसरे में लिपट गईं, जिससे उसका उत्साह और बढ़ गया। फिर मैं धीरे धीरे उसके अंदर धंसा। डेज़ी की आंखें फैल गईं जब उसने अपने भीतर कुछ घुसते हुए महसूस किया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और उसका शरीर तन गया, इसलिए मैंने रुक गया। मैंने उसके शरीर को प्यार से सहलाया ताकि वह आराम कर सके और उसके होंठों को चूसकर उसे शांति देने लगा। जब उसका शरीर फिर से ढीला हुआ, तब मैंने अंदर जाना जारी रखा। डेज़ी दर्द और सुख के मिले जुले भाव से कराहने लगी और अपने शरीर को मरोड़ने लगी। मैं धीरे धीरे उसके भीतर उतर रहा था और तभी मुझे कुछ रोकता हुआ महसूस हुआ। मैं तुरंत समझ गया कि यह क्या था। मैंने उसे तुरंत नहीं तोड़ा। पहले मैंने डेज़ी के शरीर को और सहलाया ताकि वह पूरी तरह से शांत हो जाए। कुछ ही क्षणों में उसका डर कम होने लगा और वह धीरे धीरे कराहने लगी। तब मैंने आगे धक्का दिया। मुझे कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ और फिर मैं पूरी तरह उसके भीतर चला गया। उसकी दीवारें मेरे चारों ओर कस गईं और उस सुख ने मुझे तुरंत ही सब कुछ छोड़ देने पर मजबूर कर दिया, पर मैंने खुद को रोका। दर्द। डेज़ी अचानक चिल्लाई और अपने निचले हिस्से को कस लिया, जैसे मेरे शरीर को रोकना चाहती हो, पर इससे तो मेरे लिए सुख और बढ़ गया। पर मैंने खुद को संभाला। ये शरीर बहुत संवेदनशील था, लेकिन मुझे अनुभव था और मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करता। डेज़ी दर्द से बचने के लिए बुरी तरह मरोड़ने लगी, पर मैंने उसे थाम लिया। मैंने उसके होंठों को चूमना शुरू किया, उसके निपल्स और उसके सबसे संवेदनशील स्थान को उत्तेजित किया ताकि उसका ध्यान दर्द से हट जाए। फिर मैंने धीरे धीरे हिलना शुरू किया। अंदर बाहर। धीरे धीरे उसका शरीर अपने आप में ढलने लगा और प्रेम रस बहने लगा, जिससे भीतर का रास्ता और भी नर्म हो गया और सुख दोनों के लिए बढ़ गया। धीरे धीरे उसके चेहरे से दर्द गायब होने लगा और उसकी आंखें लज्जा में डूबी हुई मदहोश सी हो गईं। फिर एक जोरदार कराह उसके मुंह से निकली। मैंने अपनी गति बढ़ाई। अब उसके लिए सुख दर्द से अधिक था और कुछ देर बाद वह भी खुद को मेरे साथ हिलाने लगी। हम दोनों पूरी तरह उस सुख में खो गए थे। हमारी कराहें और भारी सांसें कमरे में गूंज रही थीं। हमारे पसीने और प्रेम रस की मिश्रित सुगंध हवा में फैल रही थी। आपकी महिमा, आपकी महिमा। मैंने उसके होंठ बंद कर दिए और तेजी से हिलने लगा। मेरे भीतर भी चरम की लहर उठने लगी, पर मैंने उसे रोक लिया। मैं सिर्फ डेज़ी को महसूस करना चाहता था, उसकी आवाज़ें, उसका कांपता शरीर, उसकी हर प्रतिक्रिया। उसकी हरकतें अनुभवहीन लेकिन बेहद प्यारी थीं। उसे अपने नीचे इस तरह कांपता देखकर एक अनोखी विजय भावना जागी। लेकिन डेज़ी थकने लगी थी। कुछ देर बाद उसका शरीर बस मेरी हरकतों को स्वीकार करने लगा। वह हिल नहीं पा रही थी, सिर्फ बार बार कराह रही थी। मैंने उसके स्तन को मुंह में लिया और जोर से चूस लिया, फिर निपल्स को हल्का सा काटा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डेज़ी दर्द से चिल्लाई, लेकिन उस चिल्लाहट में भी सुख मिला हुआ था। उसका शरीर तन गया और उसकी दीवारें मेरे चारों ओर कस गईं। मैं सुख से कराहा और तेजी से धक्का देने लगा। डेज़ी ने अपनी टांगें फैला दी और सुख में कांपने लगी। उसका दिमाग सफ़ेद होने लगा था। वह बस आपकी महिमा दोहराती जा रही थी। मैं समझ गया कि वह फिर से चरम के करीब है, इसलिए मैंने अपनी गति और तेज कर दी। डेज़ी ने बिस्तर की चादरें पकड़ लीं और दूसरी हाथ से मेरी पीठ को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसके नाखून मेरी त्वचा में धंस गए। लेकिन मेरा शरीर थमा नहीं। मैं लगातार तेजी से उसके भीतर धंसता रहा। मैं भी अंत के करीब था। आपकी महिमा, कुछ होने वाला है। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे नीचे दबाया। डेज़ी जोर से कांपी और चरम पर पहुंच गई। उसकी आंखें अंधेरा सा हो गईं और उसके मुंह से एक कराह, एक चीख की तरह निकली। उसकी थोड़ी से लार की एक बूंद बहकर गर्दन तक उतर गई। उसी समय उसकी दीवारें अत्यंत कसकर मेरे चारों ओर जकड़ गईं। सुख की तीव्रता के कारण मैं भी खुद को रोक न सका। कुछ ही धक्कों के बाद मैं उसके भीतर फट पड़ा। डेज़ी फिर से कराह उठी जब मेरा गर्म रस उसकी गहराई तक पहुंचा।
उसका शरीर मेरे चारों ओर कसता गया और वह मुझे गले लगाए इनकोहेरेंटली कराहती रही। मैंने राहत की सांस ली। उसका सुंदर, कांपता शरीर मेरे नीचे इतना मनमोहक लग रहा था कि मैं उसके होठों को फिर चूमने झुक गया। डेज़ी ने अनजाने में अपनी जीभ मेरे साथ लपेट ली और डूबी हुई सांसों में कराहती रही। मैं भी कुछ क्षणों तक उसी सुखद अनुभूति में उसके भीतर ही रहा। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे उसके भीतर से बाहर निकला और उसके बगल में लेट गया। डेज़ी हल्की सी कराहते हुए सिमट गई और उसकी गुफा से थोड़ा सा सफ़ेद रस बहकर बाहर निकल आया। आपकी महिमा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया और मेरे होठों को चूमा। मैंने चुंबन लौटाया और उसके शरीर को सहलाने लगा, उसके कानों में मीठी बातें फुसफुसाता रहा। डेज़ी शर्माते हुए सिकुड़ गई और खुशी में कांपकर मुस्कुराने लगी। मैं उसकी यह शर्मीली, प्यारी सूरत देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही मिनटों में डेज़ी की सांसें धीमी होने लगीं और वह सो गई। मैंने उसके चेहरे को प्यार से सहलाया और उसके भीतर थोड़ा सा अपना मना डाला। ये दुनिया की सबसे शुद्ध मना थी, जो मेरे जन्म से ही मेरे भीतर जमा हो रही थी। ये सामान्य दवाओं से कहीं बेहतर थी और थकान व छोटी मोटी चोटें ठीक कर सकती थी। वह सुबह तरोताज़ा उठेगी। सच कहूँ तो मैं अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। इस जीवन में यह मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मेरी वासना चरम पर थी। पर मुझे पता था कि पहली बार के बाद महिलाएं थक जाती हैं, इसलिए मैंने उसे आराम करने देने का फैसला किया। लेकिन इस प्रेम रात ने मुझे एक निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। इस जीवन में मैं न हीरो बनना चाहता हूँ, न दानव राजा, न सम्राट, न मंत्री, न सेनापति। मैं किसी जिम्मेदारी से नहीं बंधना चाहता। इस जीवन में मैं भोग विलास में जीना चाहता हूँ, पीछे से चीज़ों को नियंत्रित करते हुए, ऐश्वर्य में जीवन बिताते हुए और रोज़ महिलाओं का आनंद लेते हुए। और शायद यह मेरा बदला लेने का तरीका भी होगा। अध्याय 10। अगली सुबह। हमेशा की तरह मैं अगली सुबह भोर में ही जाग गया। डेज़ी अभी भी सो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उठने के लिए हिला, वह चौंक कर जाग गई। आपकी महिमा, डेज़ी ने उनींदी आवाज़ में पूछा। मैंने हल्के से मुस्कुराकर उसे एक छोटा सा चुंबन दिया। सुप्रभात, छोटी डेज़ी, अगर चाहो तो कुछ देर और सो सकती हो। डेज़ी ने नींद भरी शक्ल के साथ सिर हिलाया और फिर से आंखें बंद कर लीं। मैंने सिर हिलाया और चेहरा धोने के लिए बाथरूम चला गया, लेकिन बाथरूम में था कि मुझे एक चीख सुनाई दी। पहले ही सुबह हो गई। डेज़ी बिस्तर से उठी और घबराकर बाथरूम की ओर दौड़ी। माँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपकी महिमा, मैं सोती रह गई। मैं तुरंत सब तैयार करती हूँ। शांत हो जाओ, डेज़ी, चिंता मत करो, अगर तुम अभी भी थकी हुई हो तो मैं खुद सब संभाल सकता हूँ। थकी शब्द सुनते ही डेज़ी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह जल्दी से सिर हिलाने लगी। असंभव, आपकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी थकान की वजह से मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती। उसकी प्यारी शक्ल देखकर मैं हंस पड़ा। मेरी हंसी सुनकर डेज़ी और भी लाल पड़ गई, लेकिन जल्दी से कपड़े पहनना जारी रखा। उसने कल वाली नीली पोशाक जल्दबाजी में पहनी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ से भाग रही हो। कमरे से बाहर निकल गई। माँ, मैं जाकर बदल कर आती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने सिर हिलाकर मुस्कुराया। कम से कम मैं ये तो समझ गया था कि एक रात आराम करने के बाद वह ठीक है। खैर, मैंने अपनी मना उसे स्थानांतरित की थी, तो ये सामान्य ही था। मैंने अपना चेहरा धोया, दांत साफ किए, फिर अपने प्रशिक्षण वाले कपड़े पहने और प्रांगण की ओर चला गया। बाहर पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ी। मेरी मना शरीर में प्रवाहित होने लगी, मांसपेशियों और नसों को ऊर्जा से भरते हुए, और नींद की अंतिम झलक को भी मिटा दिया। फिर मैंने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। हर दिन की तरह मेरा प्रशिक्षण मुख्यतः तलवारबाजी और थोड़ा बहुत मना आधारित साधना पर आधारित था। ये प्रशिक्षण मेरे लिए सरल था, लेकिन दिन की शुरुआत करने का अच्छा तरीका। उसी बीच मैं ये सोचने लगा कि आज से मुझे क्या क्या करना चाहिए। अब जब मैं 18 का हो गया हूँ और अपनी खुद लगाई सीमाएं हटा चुका हूँ, तो बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जीवन का आनंद लेते हुए पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करना चाहता हूँ, तो विकल्प सीमित हो जाते हैं। वैसे भी इतनी सारी जिंदगियां जीने के बावजूद मैंने कभी किसी एक जीवन को सिर्फ स्त्रियों के साथ विलासिता में बिताने के लिए समर्पित नहीं किया। शायद यह एक नया अनुभव होगा। 1 घंटे बाद सूरज निकलने लगा। डेज़ी भी बदलकर और सब ठीक करके प्रांगण में मेरे प्रशिक्षण को देखने आ गई। लेकिन तभी कोई हमारे पास आने लगा। क्या राजकुमार इतनी सुबह प्रशिक्षण करते हैं? सच में काफ़ी मेहनती हैं। आवाज़ का उपहासपूर्ण स्वर सुनकर डेज़ी ने भौहें चढ़ाईं। वह गुस्से से उसे घूरने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। सुप्रभात, सर राहुल, इस समय आपका यहाँ होना वाकई दुर्लभ है, मैंने विनम्रता से कहा। उस व्यक्ति ने हल्का सा व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी, लेकिन तुरंत चेहरे पर औपचारिकता का भाव ला लिया। मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी गश्त किया जाए, और जब राजकुमार को प्रशिक्षण करते देखा तो अभिवादन करना ठीक लगा। मैंने समझने का ढोंग किया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि वह वास्तव में यहाँ क्यों आया है।
सर राउल साम्राज्य के शाही रक्षकों के कप्तान थे, लगभग 2 मीटर लंबे, 40 वर्षीय और सम्राट के प्रति अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध। 10 वर्षों की सेवा के बाद भी उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। सच कहूं तो मेरे और उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं था, न अच्छा न बुरा। कभी कभार मिलते तो बस झुककर अभिवादन करते। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह इतनी सुबह, और वह भी इतनी स्पष्ट दुर्भावना के साथ, यहाँ क्यों आए हैं। तो मैंने अपनी एक क्षमता सक्रिय की, आकाशिक साइट। यह इस जीवन में पहली बार था जब मैंने इसे इस्तेमाल किया, लेकिन यह आसानी से सक्रिय हो गई। आखिरकार पिछली जिंदगियों का अनुभव मेरे पास था। क्षण भर में मना की एक तरंग मेरे शरीर से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैल गई। ये तरंग इतनी सूक्ष्म थी कि केवल मैं ही इसे महसूस कर सकता था, लेकिन ये 2 किलोमीटर के दायरे की हर चीज़ की जानकारी मुझे देने लगी। वृक्षों के रंग से लेकर जमीन के भीतर के कीड़ों की संख्या तक सब कुछ मेरे मन में भर गया। और फिर मैं सब समझ गया। आकाशिक साइट एक तकनीक है जो मैंने अपने 102वें पुनर्जन्म में बनाई थी। यह उन तकनीकों में से है जिन्हें मैं हर जीवन में उपयोग करता हूँ, इसके असाधारण उपयोग के कारण। अपनी सर्वोच्च अवस्था में ये तकनीक मुझे 1000 किलोमीटर के क्षेत्र की सारी जानकारी दे सकती है। इसके अलावा यह मुझे दूसरों के विचारों को पढ़ने और सीमित हद तक भविष्य देखने की भी क्षमता देती है। बेशक ये सब बहुत अधिक मना खर्च करता है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये जानना है कि सर राउल यहाँ क्यों आए हैं, तो यह आसान था। मैंने कप्तान की दुर्भावना, उन्हें वादा किया गया इनाम, मेरे प्रति उनकी घृणा और दूर से दूरबीन के माध्यम से देखती महारानी की नज़र सब महसूस कर लिया। मैंने मन ही मन तिरस्कार से हंसा। महारानी ने कप्तान को मुझे प्रशिक्षण के दौरान अपमानित करने के लिए इनाम का लालच दिया था, और उसने इसे स्वीकार भी कर लिया। लगता है कि कल की घटना पूरे महल में फैल चुकी है। और जैसा मैंने सोचा था, कप्तान जल्द ही अपने असली उद्देश्य पर आ गया। राजकुमार, रोज सुबह प्रशिक्षण अच्छा है, लेकिन असली युद्ध का अनुभव कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों ना आप मेरे साथ थोड़ा अभ्यास कर लें? यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैंने अपने चेहरे पर झिझक का भाव लाया। उसे देखकर सर राउल तुरंत बोल पड़ा, चिंता मत कीजिए, आपकी महिमा, मैं संभल कर ही लड़ूंगा। ठीक है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए सर राउल, मैंने संघर्ष वाला चेहरा बनाकर कहा। कप्तान ने दिल खोलकर मुस्कुराया और मेरे कंधे पर थपथपाया। यही तो हौसला है। फिर उसने अपनी कमर से लकड़ी की तलवार निकाली और 5 मीटर दूर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए क्रूरता झलकी, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। मैंने उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है यह इतना आसान होगा?